असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एयर के बारे में समझाया। एयर की कंपोजिशन क्या है, एयर्स के वजह से कौन कौन सी नेचर में प्रोसेसेस होती हैं, वो सारा कुछ मैंने डिटेल में आपको एयर के बारे में पिछले लेक्चर में बताया है। तो नेक्स्ट लेक्चर है दोस्तों हमारा वाटर के ऊपर, कि वाटर जो है इसके क्या यूजेस हैं, ये कौन कौन से प्रोसेसेस नेचर में करता है और वाटर की वजह से क्या क्या इन्वायरमेंट में प्रोसेसेस होती हैं, उन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। द सन्स हीट कॉजेज एवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। कहता है जो सन की हीट है उसी के कारण एवेपोरेशन होती है वाटर की, और वो वाटर को किस फॉर्म में चेंज कर देता है, वो वाटर को वेपर की फॉर्म में चेंज कर देता है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड्स। और जब वाटर वेपर जो है ठंडे होते हैं तो ये कंडेंस हो जाते हैं और बना देते हैं क्लाउड्स बनाते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड आर सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो आर स्लीट। और फिर जब ये क्लाउड जो है हैवी हो जाते हैं कि फ्लोट करने में, स्काई में फ्लोट करने के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, तो फिर ये रेन की फॉर्म में अर्थ पे गिरते हैं। रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में या स्लीट की फॉर्म में ये अर्थ पे फिर गिरते हैं। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। कहता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर जो है वो कंटिन्यूअली चेंज होता रहता है। कभी वो वेपर बन जाता है, कभी वो क्लाउड बन जाता है, कभी वाटर बन जाता है। तो ये जो साइकिल है वाटर की कंटिन्यूअसली चेंजेस का, इस साइकिल को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। अवर अर्थ इज़ लाइक ए टेरेरियम, इट इज़ एन। और टेरेरियम क्या होता है? टेरेरियम दोस्तों आपके घरों में आपने देखा होगा कि घरों में हमने एक शीशे का गिलास मान लो या कोई शीशे का कुछ भी मान लो यूटेंसिल, उसमें हमने पानी डाला होता है और फिर उसमें एक प्लांट रखा होता है। तो उसी की तरह अर्थ भी एक टेरेरियम है। अर्थ के चारों तरफ पानी से घेरी हुई है और उसके बीच में सेंटर में लैंड मासेस हैं। तो वही कह रहा है कि अर्थ एक टेरेरियम की तरह है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। घर में हमने प्लांट जो घरों में लगाए होते हैं तो पानी में प्लांट रखा होता है, तो उसकी तरह ही अर्थ है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टूडे। बहुत इंटरेस्टिंग कह रहा है कि वही सेम वाटर जो कई सेंचुरीज पहले अर्थ पे एग्जिस्ट किया करता था, वही वाटर अर्थ पे आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। कोई नया वाटर नहीं आया है, वही वाटर जो सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट करता था वही वाटर अर्थ पे आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये सिर्फ वाटर की सर्कुलेशन इन्वायरमेंट में हो रही है। द वाटर यूज्ड टू इरीगेट ए फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजोन रिवर इन 100 years ago। अमेजोन रिवर मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि ये साउथ अमेरिका में है और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो कह रहा है कि हो सकता है कि जो सेंचुरीज ईयर्स एगो पहले पानी अमेजोन रिवर में फ़्लो करा था, हो सकता है आज वही पानी हम हरियाणा में यूज़ कर रहे हों इरिगेशन के लिए। तो ये वो कह रहा है कि वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट, द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। कहता है जो मेजर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के वो कौन से हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स हैं एंड ग्लेशियर्स हैं। द ओशन बॉडीज एंड द सी कंटेन साल्टी वाटर। द वाटर ऑफ द ओशन इज साल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट्स। अब क्या कह रहा है? कहता है कि ओशन बॉडीज़ जो हैं और सी बॉडीज़ जो हैं वो उनमें तो साल्टी वाटर होता है। तो वाटर ऑफ द ओशन, और जो ओशन का वाटर है वो साल्टी और सलाइन होता है क्योंकि उसमें डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ साल्ट उसमें होता है, यानी डिजॉल्व की
डिज़ॉल्व्ड हुआ साल्ट जो है वो समुंदर के पानी में होता है। और वो कौन सा साल्ट होता है दोस्तों? मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, जिसको हम NaCl बोलते हैं, आर द कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट। यहाँ तो सोडियम क्लोराइड होता है और यहाँ वो वाला कॉमन साल्ट जो हम खाते हैं, ये कहाँ होता है? ओशन में। तो इसीलिए ओशन का वाटर जो है वो सलाइन होता है, यानी नमकीन होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी बॉडी में कितना कितना पानी पाया जाता है। We all know that 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। कहता है कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसका जो 3 हिस्से पानी ही है और उसका तीसरा हिस्सा जो है यानी 4 में से 3 हिस्से तो पानी ही है, यानी 70% वाटर है, ओनली 30% हमारी लैंड है। तो नेक्स्ट, इफ़ देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये कह रहे हैं कि लैंड से अर्थ पे पानी ज़्यादा है, लैंड कम है, पानी ज़्यादा है, तो फिर क्यों इतनी सारी कंट्रीज ऐसी हैं यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी है? स्कार्सिटी का मीनिंग होता है कमी है, कि वहाँ पे वाटर की कमी है। फिर ऐसा क्यों है? इज़ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ अवेलेबल टू अस। कह रहा है कि क्या जितना भी वाटर अर्थ पे है वो सारा हमारे लिए अवेलेबल है? तो यही मैं आपको समझाता हूँ आगे। पहले आपको मैं वाटर साइकिल दिखा दूं। वाटर साइकिल क्या होता है दोस्तों? ये वाटर साइकिल होता है, पहले ये नदियों में पानी है, इसकी हुई इवेपोरेशन, इसकी इवेपोरेशन हुई गया ऊपर, फिर इसकी इवेपोरेशन होते होते यहाँ पे जब इवेपोरेशन वेपर्स जो थे वो कूल हो गए तो कंडेंस हो गए, कंडेंस होके बन गए क्लाउड, फिर यही कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन से क्लाउड बने, फिर ये क्लाउड जो है वो प्रेसिपिटेशन, जब ये इन्होंने हवा में तैरना ज़्यादा हैवी हो गए ये कि हवा में तैर नहीं सके, तो फिर उनकी वजह से क्या हो गई? प्रेसिपिटेशन हुई। वही प्रेसिपिटेशन नीचे आके क्या बन गई? रेन बन गई। तो ये जो प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, 3 जो प्रोसेस हैं वो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे और जो पानी सेंचुरीज ईयर एगो था वही पानी आज भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर का मीनिंग क्या है। ओशन में दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी 97.3% पानी जो है वो सलाइन वाटर है जो ओशन में है, यानी 100% जो पानी था हमारे पास उसमें से 97.3 तो सलाइन वाटर हो गया, फिर पीछे हमारे पास तो 2.7 बचा सिर्फ, और वो 2.7 पानी भी आइस कैप्स में है, ग्राउंड वाटर में है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स हैं, एटमॉस्फेयर है एंड रिवर्स हैं। यानी अब सिर्फ हमारे पास जो फ्रेश वाटर बचा है वो 2.7 बचा है, यानी 100% वाटर में से 2.7% वाटर जो है वो हमारे यूज़ करने के लिए है। इसीलिए दोस्तों बड़ी सारी कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में हैं वो वाटर स्कार्सिटी महसूस करती हैं, यानी वहाँ पे पानी की कमी है। नेक्स्ट, अब सैलिनिटी, मैंने वर्ड बोला कि समुंदर का पानी सैलिनिटी होने की वजह से वहाँ पे वो पीने के लिए फिट नहीं है। तो सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ साल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100,000 ग्राम्स ऑफ वाटर। कहते हैं कि 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितने ग्राम्स साल्ट प्रेजेंट है, उस अमाउंट को हम सैलिनिटी बोलते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। कहता है कि जो ओशन में एवरेज सैलिनिटी रहती है वो 1000 ग्राम में से 35 ग्राम जो है वो साल्ट निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, तो इसको आप लर्न कर लें कि जो डेड सी इज़राइल में है, इसको दोस्तों इसका नाम है डेड सी। डेड सी जो इज़राइल में है, डेड सी जो इज़राइल में है, इसकी सैलिनिटी जो है हैज़ सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, यानी बहुत हाई है, 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। और जो स्विमर्स हैं कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज साल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। और जो स्विमर्स हैं वो डेड सी में इसीलिए स्विमर कर पाते हैं क्योंकि वो साल्ट की प्रेजेंट होने की वजह से, हाई साल्ट प्रेजेंट होने की वजह से वहाँ का जो वाटर है वो बड़ा डेंस है। वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। कहते हैं कि वाटर जो है एब्सोल्युटली बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदा होने के लिए। वाटर के बिना हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे और वाटर ही अकेली एक ऐसी चीज़ है जो हमारी
प्यास को बुझाता है जब हम प्यासे होते हैं। क्वेंच का मीनिंग बुझाना और थर्स्ट का मीनिंग प्यास। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब दोस्तों मैंने आपको वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता दिया, वाटर कितने कितने प्रेजेंट में है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि वाटर से ओशन वाटर जो हैं, वाटर बॉडीज जो लार्ज वाटर बॉडीज जो हैं, उनकी वजह से कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और उनके ह्यूमन लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। ओशन सर्कुलेशंस, द वेट सैंड ऑन द बीच, the cool breeze, the sea birds, the smell of the salt in the air and music of the waves, everything is so fascinating। कह रहा है कि जो गीला गीला सैंड होता है बीच में, बीच फ्रेंड्स क्या होती है मैंने आपको बता चुका हूँ पीछे वाले लेक्चर्स में। जो समुद्र के किनारा होता है उसको हम बीच बोलते हैं। द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, ये सारी चीज़ें, सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर, म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग जो है बहुत अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। अनलाइक, इसके बजाय जो काम वाटर है, ठंडा पानी है जो पॉन्ड्स का और लेक्स का, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। कहता है कि जैसे आपको पता है कि जो काम पॉन्ड का और लेक्स का जो पानी होता है वो मूविंग नहीं करता है, लेकिन जो ओशन का वाटर होता है वो हमेशा चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। इट नेवर स्टिल, वह कभी भी नहीं रुकता है। नेक्स्ट, द मूवमेंट दैट अकर्स इन ओशन कैन ब्रॉडली बी कैटेगराइज्ड एज वेव्स, टाइड्स एंड रन्स। दोस्तों ये 3 तरह की मूवमेंट होती है ओशन में, वेव्स, टाइड्स और करंट्स। अब हम एक एक करके इनके बारे में समझ लेते हैं, इनकी वजह से क्या क्या डिज़ास्टर होते हैं, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, तो ये सारा कुछ हम पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। मार्च 22 इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज़ रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। कहता है मार्च 22 जो है वो वर्ल्ड वाटर डे के तौर पे मनाया जाता है और इस दिन वाटर को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है उसको जो है गवर्नमेंट के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं और कैंपों में वाटर को कंजर्व करने के जो तरीके हैं या कंजर्व करने की जो ज़रूरत है उसको बढ़ावा दिया जाता है। रीइंफोर्स्ड का मीनिंग होता है बढ़ावा देना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, दोस्तों ये मैं आपके लिए पैसिफिक ओशन की फिगर लाया हूँ। ये पैसिफिक ओशन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन है, तो ये उसकी डायग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं फर्स्ट जो टाइप थी सर्कुलर ओशन, तो सबसे पहली प्रोसेस जो ओशन में होती है वो होती हैं वेव्स। दोस्तों आप सभी ने कभी एक पॉन्ड में या एक लेक में पत्थर फेंका होगा। जब आप एक लेक में या पॉन्ड में पत्थर फेंकते हो तो वहाँ पे वेव्स बनती हैं। वही जो पत्थर फेंकने से जो वेव उठती हैं उन्हीं को हम वेव्स बोलते हैं। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द, मैं अभी नीचे आपको फिगर भी दिखाऊंगा। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल्स अल्टरनेटिवली दे आर कॉल्ड वेव्स। कहता है कि जब जो समुंदर का पानी है वो जब कभी राइज करता है और कभी फॉल करता है अल्टरनेटिवली, उन्हीं को हम वेव्स बोलते हैं। वेव्स आर फाउंड, और वेव्स बनती कैसे हैं, पहले वेव्स होती क्या हैं वो बता दिया, अब वेव्स बनती कैसे हैं। वेव्स आर फाउंड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रांगर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। कह रहा है वेव्स क्यों बनती हैं, जब विंड जो है वो स्क्रैप करती है। स्क्रैप करने का मीनिंग होता है दोस्तों रगड़ना। स्क्रैप करती है ओशन सरफेस को, तो अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रांगर विंड ब्लो कर रही होगी उतनी स्ट्रांगर जो है वो वेव्स ओशन में बनती हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फॉर्म ह्यूज वेव्स। कहता है एक स्टॉर्म, जब एक स्टॉर्म चलता है, जब तूफान चलता है तो विंड जो है वो बड़ी हाई स्पीड में चलती हैं, तो तब बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो ओशन में दिखती हैं। दिस में काज ट्रीमेंडस डिस्ट्रक्शन, और जब ये वेव्स बड़ी बड़ी वेव्स समुंदर में उठती हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक डिस्ट्रक्शन जो है वो करती हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको डिज़ास्टर बता रहा हूँ कि कौन सा डिज़ास्टर इसकी वजह से होता है। एन अर्थक्वेक, ए वोल्केनिक एरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट ए लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। जब ओशन के अंदर दोस्तों एक अर्थक्वेक आता है, जहाँ कोई वोल्केनिक इरप्शन होती है, जहाँ पानी के अंदर ओशनिक फ्लोर पे कोई लैंडस्लाइड आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो शिफ्ट करता है नीचे। पहले वो पूरा
वाटर जब नीचे शिफ्ट करेगा तो पूरे दोनों साइडों से पानी नीचे को आएगा, लेकिन जब वो जगह भर जाएगी फिर पानी एकदम से बाहर को आएगा। तो ये जो प्रोसेस होगा, इसी वजह से एज ए रिजल्ट ए ह्यूग टाइडल वाटर कॉल्ड वाटर ह्यूग टाइडल वेव। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ये यहाँ पे वेव आना है, यहाँ पे वेव आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो नेक्स्ट है, कहता है एज ए रिजल्ट ए ह्यूग टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। एक बहुत बड़ी टाइडल वेव जब उठती है तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। दैट मे बी एज हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म्ड। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर भी हो सकती है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। जब 50 मीटर हाइट की वेव जो है उठेगी तो उसको हम सुनामी बोलेंगे। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। कहता है जो सबसे बड़ी सुनामी कभी मेज़र की गई थी वो 150 मीटर की ऊंची थी। दीज वेव्स ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर आवर। कहते हैं कि ये जो वेव्स चलती हैं जब, तो 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड में चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 काज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। कहता है जो सुनामी थी 2004 में जो सुनामी आई थी उसने वाइड स्प्रेड डैमेज करी थी इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और इस सुनामी की वजह से जो हमारा साउथर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार में, वो सबमर्ज हो गया था। जो पॉइंट कौन सा था? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान और निकोबार में था वो सबमर्ज हो गया था अंडर द वाटर। फ्रेंड्स सुनामी ये जो 2004 की सुनामी है ये 26 दिसंबर 2004 को आई थी। इससे हुआ क्या था कि जो इंडियन ओशन में जो आई थी ये, तो दोस्तों ये सुनामी का जो एपी सेंटर था, ये एक अर्थक्वेक की वजह से सुनामी आई थी और ये इसका जो एपी सेंटर था वो सुमात्रा था, वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। वो जो इसका मैग्नीट्यूड दोस्तों, इस अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड मेज़र किया था रिक्टर स्केल पे वो 9.0 का था। और मैंने आपको बताया था कि जो 7.0 से हाईएस्ट, उससे बड़े जो अर्थक्वेक आते हैं वो मेजर अर्थक्वेक माने जाते हैं। तो इससे हुआ क्या था कि जो ओशन फ्लोर है वो डिस्प्लेस्ड हो गया था अबाउट 10 to 20 मीटर टिल्टेड इन ए डाउनवर्डली डायरेक्शन। डाउनवर्डली डायरेक्शन जो है वो टिल्ट हो गया था, मैंने आपको अभी अभी समझाया। तो ह्यूग मास ऑफ वाटर जो है उस गैप को फिल करने के लिए नीचे गया था। फिर जब वो गैप फिल हो जाता है तो फिर ऊपर आया था और उसी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी जो है वो आई थी। हुआ आफ्टर दैट, और इसके आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट, और फिर ये हुआ वो प्लेट्स कौन सी एक दूसरे के नीचे गई थी? इंडियन प्लेट जो है हमारी वो बुर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। तो उसी की वजह से ये सुनामी आई थी। दोस्तों ये जो सुनामी है, ये जो अभी 2004 की जो सुनामी थी, ये 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में इसकी जो विंड्स हैं वो चल रही थी। दोस्तों वो ये स्पीड जो है वो एक एयरक्राफ्ट जितनी स्पीड है, जितनी स्पीड में एयरक्राफ्ट मूव करता है उतनी ही स्पीड में ये 2004 की सुनामी की जो वेव्स थी वो ट्रैवल करी थी। इसमें दोस्तों सम पार्ट्स ऑफ द आइलैंड्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशन, इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार, ये मैंने आपको बता दिया कि मार्क द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंदिरा पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार में, जो साउथर्न पॉइंट था इंडिया का, वो इस सुनामी में 2004 की सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था अंडर द सी, अंडर द ओशन वाटर, अंडर द ओशन वाटर। नेक्स्ट दोस्तों इसमें हुआ यह था कि द ट्रैवल स्पीड ऑफ डिक्लाइन, और फिर जब ये इसका मैंने आपको बताया कि सुमात्रा में इसका था, सुमात्रा में इसका था एपी सेंटर। तो ये इंडियन ओशन तक पहुंचते पहुंचते इनकी जो स्पीड थी वो कम हो गई थी 700 to 900 किलोमीटर पर आवर। और फ्रेंड्स इसकी वजह से कम 10,000 लोग जो हैं वो हमारे 10,000 लोग और लाखों घर जो हैं वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुए थे इन इंडिया में। केरला, पुदुचेरी और अंडमान एंड निकोबार, इन केरला में जो कोस्टल एरियाज़ हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला, पुदुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, इन सारी स्टेट्स में इस सुनामी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अर्थक्वेक को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसकी आने से पहले अगर हमें थोड़ी नॉलेज हो जाए तो हम कुछ ऐसी तैयारियां हैं जो कर सकते हैं। तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो मैंने भी उस लेक्चर में आपको समझाया था।
नेक्स्ट दोस्तों कहता है कि कुछ सुनामी आने से पहले भी कुछ घंटे हमें नोटिस मिल सकता है कि सुनामी आने वाली है, लेकिन उसके लिए सच अर्ली सिस्टम, ऐसे अर्ली सिस्टम जो हैं वो पैसिफिक ओशन जो है हमारा, वहाँ पे ऐसे सिस्टम हैं कि 3 घंटे जो है वो पहले ही पता चल जाता है कि अब सुनामी आने वाली है। लेकिन इंडियन ओशन में ऐसे सिस्टम अभी नहीं है। दोस्तों कहता है कि सुनामी जो है वो बहुत क्योंकि ऐसे सिस्टम इंडियन ओशन में इसीलिए नहीं लगे हैं अभी क्योंकि इंडियन ओशन में सुनामी बहुत कम आती है, लेकिन पैसिफिक ओशन में बहुत बड़ा ओशन होने की वजह से पैसिफिक ओशन में सुनामी आती ही रहती है। तो इसीलिए वहाँ पे 3 घंटे सुनामी से पहले ही लोगों को बता दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऐसे सिस्टम लगे हुए हैं। कहता है दोस्तों ये जो सुनामी है इसका जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था, इतना ज़्यादा इसका जो नुकसान हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था। इंडिया में जो इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था सुनामी का वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि जो मॉनिटरिंग गवर्नमेंट की जो मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ थी एज ए रिज़ल्ट ऑफ लैक ऑफ मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट की लैक ऑफ मॉनिटरिंग की वजह से और द अर्ली वार्निंग सिस्टम की वजह से और नॉलेज अमंग द कोस्ट डिवेलपर्स ऑफ इंडियन ओशन, यानी जो कोस्टल रीजन में लोग रहते हैं उनको नॉलेज नहीं थी, और लैक ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिसी की वजह से हुआ, और तीसरा है कि वार्निंग सिस्टम नहीं था। तो इन तीनों वजह से हमारे कोस्टल एरियाज़ में बहुत सारा नुकसान जो है 2004 की सुनामी में हुआ था। अब फ्रेंड्स इसके बाद है कि इसकी वजह से हुआ था। नेक्स्ट फ्रेंड्स होता क्यों है, ये इतना नुकसान होता क्यों है, क्योंकि जब सुनामी आती है तो लोगों को ये महसूस होता है कि समुद्र का तब नज़ारा, क्योंकि वेव्स बड़ी चलती हैं, तो जो कोस्टल एरियाज़ के लोग होते हैं वो बजाय समुद्र से दूर जाने के बजाय, यानी बजाय कोस्टल एरिया से दूर जाने के वो उस नज़ारे को देखने के लिए वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब वो उस नज़ारे को देखने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा होते हैं तो फिर सुनामी तो आ रही होती है, तो इसीलिए बहुत सारा नुकसान जो है हमारी जनरेशन को, हमारी इंडिया की मतलब कोस्टल एरिया के लोगों को होता है। तो ये एक रीज़न भी माना जाता है। और लेकिन अगर बड़ी सुनामी होगी तो फिर जो नहीं भी देखने आए होंगे उनको भी नुकसान हो जाता है। दोस्तों सुनामी में मैं आपको बता दूं होता क्या है, हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल कई दिनों तक होता रहता है, यानी 3 से 4 या 5 से 6 दिनों तक हैवी रेनफॉल होता रहता है, और बहुत स्पीड में विंड्स चलती हैं। ये सारा कुछ सुनामी की वजह से होता है। ये मैंने आपको बता दिया। इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गो सबमर्ज्ड अंडर द सुनामी। अब सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है हार्बर। हार्बर दोस्तों, हार्बर वेव्स, हार्बर का मीनिंग होता है दोस्तों पोर्ट, जिसको हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं। जैसा कि हार्बर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी हमारे जो पोर्ट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सुनामी की वजह से, इसीलिए जो है हार्बर वेव्स को हम सुनामी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, टाइड्स क्या होता है। ये मैंने आपको पूरा फैक्टर समझा दिया कि जो वेव्स हैं उनकी वजह से कौन सी प्रोसेस होती है, उनकी वजह से कौन सा डिजास्टर होता है, वेव्स कैसे आती हैं, कैसे बनती हैं, क्या कारण है, ये मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, टाइड्स क्या होती हैं। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन, द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन, यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे 2 बार ओशन आ गया है तो ये वाला ओशन नहीं आएगा। ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन ए डे इज कॉल्ड ए टाइड। कहता है जो रिथमिक पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे बैठ जाना एक दिन में 2 बार, यानी रात को और दिन को पानी का नीचे बैठना और ऊपर उठना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। इट इज़ हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। दोस्तों ऊपर उठने का मीनिंग मैं ऊपर उठने नहीं बोल रहा हूँ, वर्टिकली ऊपर उठना नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मीनिंग है कि पानी जब समुंदर के किनारे की तरफ आता है तो तब हाई टाइड होती है, और जब किनारे से दूर जाता है तो तब लो टाइड होती है। इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर्स। रिसीड्स का मीनिंग होता है किनारों से दूर जाना, पीछे हटना, किनारों से पीछे हटता है, शोर्स के पीछे हटता है, तो तब लोएस्ट टाइड होती है। द स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल्स एक्सर्टेड बाय द सन एंड मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब टाइड्स क्या होती हैं पहले वो बता दिया। अब टाइड्स होती क्यों है, तो जो स्ट्रांग ग्रेविटेशनल पुल है जो अर्थ एक्सर्ट कर रहा है सन और मून
अर्थ पे, जो ग्रेविटेशनल पुल सन और मून अर्थ पे एग्जर्ट कर रहा है, उसी के कारण दोस्तों टाइड्स होती हैं, उसी के कारण टाइड्स होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको सुनामी की फ़ोटो दिखा देता हूँ। ऐसा होता है जब ये देखो कितनी बड़ी बड़ी वेव्स जो हैं उठ रही हैं, ये वेव्स हैं। जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो सेम पिक्चर जो है, सेम इमेज जो है वो तालाब में भी बनती है। तो ऐसे ही वेव जो हैं वो हवाओं, जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उनकी जहाँ कोई वॉल्केनिक इरप्शन, जहाँ कोई लैंडस्लाइड, जहाँ कोई अर्थक्वेक जो है अर्थ के अंदर आता है, यानी ओशन फ्लोर पे आता है, समुंदर के अंदर आता है, तो तब ये इतनी वेव्स जो हैं वो उड़ती हैं। अब ये था वेव्स का फ़ोटो, ये है सुनामी का। दोस्तों मैंने आपको बताया कि 15 मीटर और उससे ज़्यादा हाइट जब पानी ऊपर उड़ता है वेव की वजह से, तो उसको हम सुनामी बोलते हैं। तो जैसा दोस्तों ये पिक्चर में दिख रहा है कि ये कितनी ऊंची वेव जो है पानी के ऊपर उठ रही है, तो ये सारा पानी जो है कोस्टल एरियाज़ में आ जाता है। तो इसकी वजह से ही बड़ी ज़्यादा रेन और बड़ी ज़्यादा बारिश, बड़ी तेज़ हवाएं चलती हैं। ये मैंने आपको सुनामी का फ़ोटो भी दिखा दिया। अब चलते हैं आगे। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, कह रहा है कि जो वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड काजेस हाई टाइड। कहता है जो वाटर है अर्थ का, जो मून के पास होता है, वो मून की तरफ खिंचोता है, यानी मून की तरफ मतलब मून की तरफ उसको धक्का लगता है। तो अंडर किसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, मून की तरफ जो खिंचोना है उसका, वो किसकी वजह से, मून की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से। तो उसी की वजह से हाई टाइड जो है वो होती है। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डे, जब फुल मून होता है और न्यू मून डे होता है, तब जो सन और मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। कहता है जब फुल मून होता है, जहाँ न्यू मून होता है, तो तब सन, मून एंड द अर्थ जो हैं वो एक सेम लाइन में होते हैं। तो और जब ये सेम लाइन में आते हैं तो हाईएस्ट टाइड्स जो हैं वो काज होती हैं, यानी टाइड्स आर का। और तब ये जो हाईएस्ट टाइड्स बनती हैं इनको हम स्प्रिंग टाइड्स बोलते हैं। अभी मैं आपको दोस्तों इमेज में भी दिखाऊंगा नीचे कि कैसे होती हैं। नेक्स्ट है बट व्हेन द मून इज़ इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, लेकिन जब मून जो है अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, द ओशन वाटर गेट्स ड्रॉन इन डायगनली अपोजिट डायरेक्शन बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून रिजल्टिंग इन लो टाइड्स। कहता है तब क्या होता है, जो ओशन का वाटर होता है वो ड्रा होता है डायगनिकली। तब जो है वो टूवर्ड्स द मून होता था, लेकिन यहाँ पे डायगनिकली अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड मून की वजह से। और इसकी वजह से होगा क्या, लो टाइड्स बनेंगी। और यही जो लो टाइड्स बनती हैं, इन्हीं टाइड्स को हम नीप टाइड्स बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि नीप टाइड्स जब होती है तब सन, मून और जो अर्थ है वो सेम लाइन में होती हैं। जहाँ जब स्प्रिंग टाइड्स बनती हैं तब सन, मून और जो अर्थ सेम लाइन में होते हैं। तो जब स्प्रिंग टाइड्स बनती हैं तब अर्थ, मून और अर्थ, मून, सन सेम लाइन में होते हैं। लेकिन जब नीप टाइड्स बनती हैं तब जो अर्थ, मून, सन जो है वो सेम लाइन में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। कहते हैं यही जो राइज और फॉल है वाटर का, ये कई जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। दोस्तों मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो टाइड्स हैं इसका मीनिंग सिंपल क्या है कि आपको पता है कई बार ओशन का जो पानी होता है वो किनारों पे आ जाता है। कई बार पूरे किनारे जो हैं पानी आता है, कई बार किनारे थोड़े खाली हो जाते हैं और ओशन पानी थोड़ा नीचे पीछे हट जाता है। तो वो जो कभी किनारे पे आना, कभी किनारे से दूर हो जाना, उसी को हम टाइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओशन करंट्स क्या होते हैं। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन। दोस्तों ये भी आपने देखा, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो ओशन का पानी होता है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो ऑलवेज मोशन में रहता है। अब अगर ओशन का पानी ऑलवेज मोशन में रहेगा
तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो ओशन का पानी एक हमें लगता है कि नदियों की तरह बह रहा है, यानी स्ट्रीम की तरह हमें लगता है कि बह रहा है डेफिनेट डायरेक्शन में, और उन्हीं स्ट्रीम की तरह पानी के बहने को ओशन में, उनको हम ओशन करंट बोलते हैं। और ये ओशन करंट जो है वो वार्म आर कूल्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो WORM लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा WARM, ए की मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे आएगा ARM, वार्म। ये ओशन करंट जो है वो गर्म भी हो सकते हैं और ठंडे भी हो सकते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। दोस्तों मैंने पिछली क्लासेस में आपको समझाया था कि इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और पोल्स पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए पोल्स जो हैं वो हमेशा जमे रहते हैं, फ्रिजिड रहते हैं, लेकिन जो पोल्स हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे सन रेज जो है वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर पे। तो दोस्तों वही वह कह रहा है कि जो इक्वेटर पे करंट्स चलेंगी वो गर्म करंट्स होंगी, और जो पोल्स पे करंट होंगी वो ठंडी करंट्स होंगी। द कूल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर रीजन आर द हायर लैटिट्यूड टू ट्रॉपिकल आर लोअर लैटिट्यूड्स। कह रहा है कि जो कूल्ड करंट्स हैं, जो ठंडी करंट्स हैं, वो वाटर पोल से वाटर लाती हैं और ट्रॉपिकल्स की तरफ लाती हैं। दोस्तों ट्रॉपिकल लैटिट्यूड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो पोल से ट्रॉपिकल रीजन में लाएंगी वाटर, और ट्रॉपिकल रीजन का जो गर्म पानी था वो पोल्स की तरफ जाएगा। तो ऐसे ये पूरे समुद्रों में पूरी वाटर, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं, जो हमारे ओशंस हैं, उनमें ओशनिक करंट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। अब दोस्तों इसकी वजह से होता क्या है वो पढ़ लेते हैं। द लेब्राडोर ओशन, ये जो लेब्राडोर ओशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। द लेब्राडोर ओशन करंट्स इज कूल्ड करंट, ये कूल्ड करंट्स है, जबकि जो गुल्फ स्ट्रीम है, गुल्फ स्ट्रीम जो है ये वार्म करंट है। गुल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म करंट है, गर्म करंट है। द एरिया वेयर द वार्म एंड कूल करंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं वो जगह जहाँ पे कूल्ड करंट और वार्म करंट मिलते हैं, वो एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है फिशिंग करने के लिए पूरी दुनिया में। और ऐसे कौन से एरिया हैं उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और जो सीज हैं अराउंड द जापान, ये सारे जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कूल्ड करंट और वार्म करंट जो है वो आके मिलती हैं। These areas also experience foggy weather making it difficult for navigation। कहता है जहाँ पे कूल्ड करंट्स और वार्म करंट मिलती हैं उस एरिया में फॉगी वेदर रहता है, यानी धुंध सी पड़ी रहती है, तो उसकी वजह से होता क्या है, नेविगेशन करने में बड़ी मुश्किलात आती है। नेविगेशन दोस्तों होता है वो जो किश्तियाँ चलाना, समुद्र में जो हम नाव चलाते हैं उसी को हम नेविगेशन बोलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको फिगर बता देता हूँ। अभी मैंने आपको समझाया नीप टाइड्स, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इस टॉपिक से जो हमारा JKPCS का सिविल सर्विस का प्री एग्ज़ाम होगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उससे वो तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है स्टेट लेवल का, और उससे जो छोटे एग्ज़ाम होंगे उनमें तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ नीप टाइड क्या बोला था। मैंने बोला था कि जब अर्थ और सन और मून जब एक सेम लाइन में नहीं होते हैं उस टाइड को हम नीप टाइड बोलते हैं, और यहाँ पे लो टाइड्स होती हैं। यहाँ पे दोस्तों लो टाइड्स होती हैं, नीप टाइड्स आर आल्सो लो टाइड्स। और ये जो अब स्प्रिंग टाइड्स हैं ये कब होती हैं, जब सन मून अर्थ जो है वो सेम लाइन में होते हैं। यहाँ फिगर में दिख भी रहा है, सॉरी दोस्तों इमेज बोलूँगा इसको मैं, तो इमेज में दिख भी रहा है कि अर्थ सन मून और अर्थ जो है वो सेम लाइन में है, तो ये स्प्रिंग टाइड्स बना रही हैं, और स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वो हाईएस्ट टाइड्स होती हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये मैंने आपको टाइड्स समझा दिया। अब दोस्तों ये क्या है, अभी अभी मैंने आपको समझाया ना ओशन करंट्स, तो ये हैं ओशन करंट्स। ये देखो कभी पानी जो है वो समुंदर से इस किनारों को छोड़ के पीछे जा रहा है, तो जब ये पीछे जाएगा तो इनको बोलेंगे हम लो करंट्स, और जब ये सॉरी करंट्स नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे हम टाइड्स, इसको बोलेंगे हम लो टाइड्स। करंट्स जो फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती हैं तो इसको बोलेंगे हम लो टाइड्स। लेकिन जब पानी जो है समुंदर की किनारों की तरफ आएगा, यानी किनारों पे आएगा, तो उसको हम बोलेंगे हाई टाइड। दोस्तों ये मैंने आपको फिगर में भी दिखा दिया।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ओशन करंट्स बता देता हूँ फिगर पे कि क्या डायग्राम रहती है। ये दोस्तों है, ऐसे सर्कुलर मोशन में करंट जो है वो ओशन में चलते रहते हैं, कहीं गर्म कहीं गर्म कभी वार्म। तो ये और वार्म कहाँ होते हैं और कूल कहाँ होते हैं? पोलर रीजन में कूल्ड करंट होते हैं और इक्वेटर पे वार्म करंट होते हैं, और ये आपस में चलते रहते हैं, वार्म वाले कूल्ड की तरफ, कूल वाले वार्म की तरफ। तो ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे मैंने आपको बता दिया फागी वेदर होता है। तो दोस्तों ये था पूरा वाटर सिस्टम के बारे में, जो मैंने पूरा वाटर सिस्टम आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोस्तों अगर आपको एक बार वीडियो देखने से समय नहीं आता है तो कृपया करके टाइम निकाल के दूसरी बार भी वीडियो सुने, ताकि आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है आपको अच्छे से समझ आ सके। दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं तो आपको हम बता दें कि हम जीएस क्लासेस लगातार ले रहे हैं और पूरा सिलेबस आपको एक स्ट्रेटजी के साथ आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट कराएंगे। उसी के साथ करंट अफेयर की क्लासेस और ग्रामर क्लासेस और जीएस क्लासेस कंप्लीट में आपको कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी वीडियो की आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हमारी जीएस क्लासेस का फ़ायदा हो सके। तब तक दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक देखते रहिए हमारे चैनल को। जल्दी ही हम लौटेंगे एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। नमस्कार।